हेलो ऑल एंड वेलकम बैक अगेन। तो जनरल स्टडीज़ के पेपर नंबर 3 में हम लोग डिस्कस कर रहे थे इकॉनमी, एनवायरनमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी और साइंस एंड टेक के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, व्हाट इज़ ब्लड मून एंड व्हेन डज इट हैपन। ये एस्ट्रोनॉमी बेस्ड क्वेश्चन है। नॉर्मली अगर कोई भी करंट अफेयर्स हुआ रहता है एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड तो फिर नॉर्मली एक आध क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाते हैं। अब जैसे ये ब्लड मून का कंसेप्ट फिर से रिपीट हो सकता है क्योंकि 2025 में भी हमें ये ब्लड मून देखने को मिलेगा, तो इस वजह से ये क्वेश्चन एक रिपीट होने के चांसेस हैं। क्या होता है, इस तरीके का एस्ट्रोनॉमी का कोई भी क्वेश्चन अगर होता है तो वहाँ पर हमें लिखने का तरीका, हमारा जो स्ट्रक्चर होता है वो बड़ा ही सिंपल होता है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में जो भी इवेंट पूछी जा रही है हमें उसे डिफाइन कर देना होता है। जैसे यहाँ पर ब्लड मून पूछा गया है, हम लोग ये डिफाइन कर देंगे कि ये ब्लड मून होता क्या है। फिर यहाँ पर कुछ डायग्राम्स हम लोग बना देते हैं। डायग्राम से में प्राइमरली जो भी इवेंट हुआ है उसके पीछे का मैकेनिज़्म क्या है, इस मैकेनिज़्म का आपको डायग्राम बना देना होता है। फिर इसके बाद से जब हम मेन बॉडी में आते हैं तो इस मैकेनिज़्म को हम लोग थोड़ा सा समझा देते हैं। सो हम लोग यहाँ पर प्राइमरली एक्सप्लेन कर देते हैं द मैकेनिज़्म को, और लास्ट में फिर कंक्लूड करते हुए हम लोग ये दिखा देते हैं कि इस तरीके की फिनोमिना का मेन सिग्निफिकेंस क्या होता है। ये एक स्ट्रक्चर हो जाता है इस तरीके के क्वेश्चन का। अब जैसे यहाँ पर इस क्वेश्चन में अगर बात किया जाए तो डेफिनेशन के तौर पर लिखा गया है कि अ ब्लड मून इज अ रेड टिंटेड फुल मून दैट अकर ड्यूरिंग अ टोटल ल्यूनार इक्लिप्स। इट हैपन व्हेन द अर्थ इज डायरेक्टली बिटवीन सन एंड मून ब्लॉकिंग द सन्स लाइट एंड कास्टिंग अ शैडो ऑन द मून। अब यहाँ पर दो तीन चीज़ें हैं जो कि आप देख सकते हैं। इंट्रोडक्शन तो हम लोगों ने लिख दिया डेफिनेशन के फॉर्मेट में। अब यहाँ पर हम लोगों को डायग्राम में मैकेनिज़्म दिखाना है। सो मैकेनिज़्म के लिए आप दिखा सकते हैं इस तरीके से कि एक तरफ आपने सन बना दिया, बीच में आपने पृथ्वी बना दी, अर्थ बना दिया, और फिर एक तरफ आपने मून बना दिया। ये आपका मून हो गया। एक तो हम लोग ये दिखा सकते हैं कि यहाँ पर हमें इस तरीके से पेनम्ब्रा और अम्ब्रा देखने को मिल जाती है। सो पेनम्ब्रा एंड अम्ब्रा का कंसेप्ट आप दिखा सकते हैं कि लाइट किस तरीके से पास ऑन होती है। तो ये केस हो गया जो अम्ब्रा का होता है, दिस इज अम्ब्रा। ये हो गया जो पेनम्ब्रा का केस होता है, और ये भी हो गया जो पेनम्ब्रा का केस होता है। तो जब भी लाइट यहाँ जाती है तो यहाँ से अल्टीमेटली हमें स्कैटरिंग देखने को मिल जाती है, और ये स्कैटरिंग या फिर हॉरिजॉन्टल या फिर जैसे जब भी ये सनराइज़ या सनसेट का टाइम होता है तो हमें रेड शिफ्ट देखने को मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो ब्लू लाइट होती है ये ब्लू लाइट स्कैटर कर जाती है। स्कैटर करने के बाद में ये विजिबल नहीं होती और इस वजह से हमें ये रेड कलर देखने को मिल जाता है। दिस इज़ बेसिकली द ब्लड मून। तो ये एक मैकेनिज़्म का डायग्राम इस तरीके से आप लोग बना सकते हैं। फिर इसके बाद से अब हम मैकेनिज़्म को एक्सप्लेन कर देंगे कि कैसे ये होता है। सो यहाँ पर हम दिखा सकते हैं कि सन की लाइट पासेस थ्रू अर्थ की एटमॉस्फेयर। जो शॉर्ट वेवलेंथ की लाइट होती है जैसे ब्लू लाइट, ये स्कैटर कर जाती है, यानी कि इधर उधर हो जाती है, और लॉन्गर वेवलेंथ जैसे रेड होती है ये बेंड होती है, रिफ्रैक्ट होती है, और इस वजह से हमें एक रेड अपीयरेंस देखने को मिल जाता है। और यही रेड अपीयरेंस हमें मून के सरफेस पे भी देखने को मिल जाता है, जिसे हम लोग रेड ब्लड मून बोल देते हैं। नॉर्मली ये फिनोमिना ऐसा नहीं है, हर बार नहीं होती है। जैसे अगर देखेंगे तो ये जो हमारी टोटल लूनार इक्लिप्स होती है ये हर महीने हमें देखने को मिल जाती है, हर महीने ही हमें देखने को मिल जाती है। लेकिन साल भर में इस तरीके से देखें तो हमें 12 देखने को मिल जाएंगी, लेकिन 3 या 4 बार ही केवल और केवल ये ब्लड मून की कंडीशन हमें देखने को मिलती है। सो अब ये कब होता है, ब्लड मून ड्यूरिंग टोटल ल्यूनार इक्लिप्स देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट विजिबिलिटी हमें 2025 में मार्च में देखने को मिल सकती है। क्या यहाँ पर फैक्टर्स होते हैं? सो मून का कलर कैन बी बेस्ड ऑन पॉल्यूशन एंड क्लाउड कवर। द इंटेंसिटी ऑफ रेड कलर डिपेंड ऑन वेयर द मून इज इन द अर्थ शैडो, क्योंकि ये स्कैटरिंग के बाद जो रेड शिफ्ट होती है वो अर्थ की पोजीशन के हिसाब से ही डिपेंड कर जाती है। द मून अपीयर्स डीप रेड एंड इट इज़ द डार्केस्ट पार्ट ऑफ द शैडो कॉल्ड द अम्ब्रा। और वही चीज़ पेनम्ब्रा के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया, मैकेनिज्म के बारे में दिखाई दिया है। तो इस तरीके से इस आंसर को आप लिख सकते हैं। लास्ट में कंक्लूड करते हुए हम लोग ये दिखा सकते हैं कि ये एक मतलब सोलेस्टियल फिनोमिनाज हैं जो नॉर्मली जितने भी हमारे प्लैनेट्स हैं या फिर जो हमारे सैटेलाइट्स हैं इनकी रिलेटिव मोशन और पोजीशन के हिसाब से हमें ये चीज़ देखने को मिल जाती है। सो दीज आर नेचुरल फिनोमिनाज विच कैन हैपन बेस्ड ऑन द पोजीशनिंग ऑफ द प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर कंक्लूजन करके लिख सकते हैं। सिंपल क्वेश्चन था। नॉर्मली इस तरीके के क्वेश्चन अगर कोई भी करंट अफेयर्स हुआ रहता है तो एक बार एक क्वेश्चन जरूर आ जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट आर द की ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियाज मून मिशन प्रोग्राम चंद्रयान 3। अब ये जो क्वेश्चन है की ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियाज मून मिशन प्रोग्राम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी एक स्पेडएक्स प्रोग्राम चल रहा है, ये स्पेडएक्स प्रोग्राम प्रोबेबली इस पर एक क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। अभी इसरो ने रिसेंट में डॉकिंग की हुई है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है जिसको हम लोग आगे जब हम लोग अपना प्रोबेबल क्वेश्चन वाली सीरीज स्टार्ट करेंगे और वहाँ पर हम लोग इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम लोग पास्ट ईयर के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। पास्ट ईयर के क्वेश्चन पर हम लोग ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि स्टेट पीसीएस में किस तरीके के एग्जामिनेशन, मतलब कि क्वेश्चन किस तरीके के पूछे जाते हैं। इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे जाके। टेलीग्राम चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। अब देखिए, ये जो चंद्रयान मिशन है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इम्पॉर्टेंट है इस वजह से हम इसकी सारी डिटेलिंग डिस्कस कर लेते हैं। जब डिस्कस कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके ऑब्जेक्टिव, विजन, कुछ भी अगर पूछा जाए देन यू कैन ईजिली राइट द आंसर। एक बार जरा पहले डिस्कस कर लेते हैं और फिर उसके बाद से जो क्वेश्चन है उसका स्ट्रक्चर भी एक बार डिस्कस कर लिया जाएगा। चंद्रयान 3 के बारे में अगर बात किया जाए तो चंद्रयान 3 ये चंद्रयान का जो मिशन है हमारा, इसके कंटिन्यूएशन की सीरीज में बनाया गया है। चंद्रयान 1 2008 में पहले किया गया था, फिर चंद्रयान 2 हमें देखने को मिलती है और फिर अब चंद्रयान 3 हमें देखने को मिलेगी। दिस चंद्रयान इज एक्चुअली एमिंग टू डिमॉन्स्ट्रेट द कंप्लीट कैपेबिलिटी ऑफ सेफ लैंडिंग एंड एक्सप्लोरेशन। हम लोगों ने देखा था चंद्रयान 2 में हम लोगों ने लैंडिंग कराई, लेकिन वो हार्ड लैंडिंग की वजह से फेल हो गया था मिशन, और हमारा जो डेजिग्नेटेड प्लेस था वहाँ पर न लैंड करके कुछ दूर जा करके लैंड किया था। तो ये इस बार के मिशन में हम लोगों ने यही यहाँ पर कोशिश की है कि दिस इज गोइंग टू बी कंपैटिबल फॉर सेफ लैंडिंग एंड एक्सप्लोरेशन ऑन द लूनार सरफेस। अब यहाँ पर क्या क्या कंपोनेंट है, पुराने वाले में लैंडर, रोवर, ठीक है, इसके अलावा ऑर्बिटर गया था। तो जो हमारा ऑर्बिटर गया था वो अभी ऑर्बिट, जैसे ऑर्बिटर का मतलब ये है कि हमारे चंद्रमा के चारों ओर में ये इस तरीके से ऑर्बिट कर रहा है, फोटो खींच करके भेज रहा होगा। तो ऑर्बिटर हमारा सेफ है, ऑर्बिटर को हमें फिर से भेजने की ज़रूरत नहीं है। हमारा जो डिस्ट्रॉय हो गया था, जैसे लैंडर हो गया, रोवर हो गया, हमने इसको फिर से डिज़ाइन करके फिर से भेजा है। इसके अलावा प्रपोजन मॉड्यूल भी भेजना होगा क्योंकि यही सेफ लैंडिंग कराएगा। सो यहाँ पर हम लोग चंद्रयान के बारे में अगर बात करें, इसकी फंक्शनिंग के बारे में, तो यहाँ पर क्या क्या कंपोनेंट है, तो यहाँ पर में एक लैंडर मॉड्यूल है, एक प्रपल्जन मॉड्यूल है। प्रपल्जन का मतलब यही है, जैसे मान लो ये हमारा लैंडर है तो यहाँ पर प्रपल्जन मॉड्यूल लगा हुआ है जो कि धीरे धीरे एक तरीके से एग्जॉस्ट देगा और एग्जॉस्ट के बेसिस पर ये सेफ लैंडिंग, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल सेफ लैंडिंग इसकी कराएगा। इसके अलावा यहाँ पर रोवर लगा हुआ है जो कि इस लैंडर से निकलेगा और फिर चंद्रमा की सतह पर घूम करके जो भी फोटोग्राफ्स या सैंपल्स है वो कलेक्ट करेगा और फिर उस पर रिसर्च करेगा। सो इसका गोल क्या है? द गोल ऑफ डेवलपिंग एंड डिमॉन्स्ट्रेटिंग न्यू टेक्नोलॉजी नेसेसरी फॉर इंटरप्लानेटरी मिशंस। अब यहाँ पर सबका काम क्या क्या है? सो लैंडर का काम क्या है? लैंडर का मेन काम है सॉफ्ट लैंडिंग करना एट अ स्पेसिफाइड ल्यूनार साइट। हम लोगों ने साउथ पोल को बना ही रखा है, तो साउथ पोल पे यहाँ पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने के लिए ये काम किया जा रहा है। सो दिस रोवर विच विल कंडक्ट इन सिटू केमिकल एनालिसिस ऑफ ल्यूनार सरफेस ड्यूरिंग इट्स मोबिलिटी। तो इसमें से ये रोवर निकलेगा और फिर अल्टीमेटली जो भी चंद्रमा की सतह है उस पर घूमेगा और फिर सैंपल कलेक्ट करके इस पर रिसर्च वगैरह जो करना है वो करेगा। दोनों जो लैंडर और रोवर है ये दोनों साइंटिफिक पेलोड्स को परफॉर्म करने के लिए यहाँ पर डिज़ाइन किए गए हैं। प्रपल्जन का जो मेन प्राइमरी फंक्शन है वो यही है कि लैंडर को ये सेफली लैंड करा दे, सॉफ्ट लैंडिंग करा दे। 100 किलोमीटर से फाइनली ये अल्टीमेटली प्रपल्सन सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा और धीरे धीरे थ्रस्ट के फॉर्मेट में यहाँ पर ये सेफ लैंडिंग इसकी कराएगा। चंद्रयान 2 वाले मिशन में हम लोगों ने देखा था कि 5 यहाँ पर जो है फुट लगे थे, लेकिन उसको चेंज करके 4 फुट लगा दिया गया है। एडिशनली द प्रपोजल मॉड्यूल हाउसेज अ स्पेसिफिक पेलोड फॉर पोस्ट सेपरेशन ऑपरेशन। इस मिशन को लॉन्च करने के लिए हम लोगों ने GSLV Mark 3 का इस्तेमाल करना है। दिस इज बीन सेलेक्टेड फॉर चंद्रयान 3 विच विल प्ले इंटीग्रेटेड मॉड्यूल इन इलिप्टिकल पार्किंग ऑर्बिट। अब यहाँ पर अगर इन सब के बारे में डिस्कस करें कि आखिर में ये क्या पूरा सिस्टम हमारा किस चीज़ की स्टडी करेगा, तो स्टडी कई सारी चीज़ों की करने वाला है। जो हमारा सिस्टम है दिस इज गोइंग टू कैरी द शेप पेलोड, जो कि स्टडी करेगा अर्थ की स्पेक्ट्रल एंड पोलारीमेट्रिक मेजरमेंट फ्रॉम द ल्यूनार ऑर्बिट। जो चीज़ें हाईलाइट कर रहा हूँ वो चीज़ें आप लोग याद कर लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन में ये सब चीज़ें लिखना ज़रूरी रहेगा। क्या स्टडी कर रहा है? ये अर्थ स्टडी कर रहा है अर्थ की जो स्पेक्ट्रल और पोलारीमेट्रिक मेजर है फ्रॉम द ल्यूनार ऑर्बिट। स्पेक्ट्रल का मतलब जो हमारी वेव्स हैं या
जो सोलर फ्लेयर्स हैं उनकी स्पेक्ट्रम हमें देखने को मिल जाती है, उनका हमें एक स्कैटरिंग देखने को मिल जाता है। और पोलैरिमेट्रिक का भी सेम यही मतलब है कि पोलराइजेशन किस तरीके से हमें देखने को मिल जाती है। इसके अलावा यहाँ पर थर्मल कंडक्टिविटी और टेम्परेचर मेजरमेंट भी किया जाएगा, सिस्मिक एक्टिविटी को रिसर्च किया जाएगा, और प्लाज्मा डेंसिटी एस्टिमेशन और लेज़र रिफ्लेक्ट्रोफ्रेरी एरे के द्वारा ल्यूनार लेज़र रेजिंग भी की जाएगी। तो ये जितने पार्ट हाईलाइट किए गए, ये ध्यान रखना है, ये सारा सिस्टम थर्मल कंडक्टिविटी और टेम्परेचर को मेजर करेगा, सिस्मिक एक्टिविटी करेगा, प्लाज्मा डेंसिटी एस्टिमेशन करेगा और ल्यूनार लेज़र रेंजिंग भी करेगा। इसके अलावा यहाँ पर जहाँ पर भी लैंडिंग साइट है वहाँ की एलिमेंटल कंपोजिशन को भी एनालाइज किया जाएगा। सो ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव के तौर पर आप बोल सकते हैं कि ये सब बेसिक ऑब्जेक्टिव हैं जो कि ये पूरा का पूरा मिशन बनाया गया है। अब ऑब्जेक्टिव्स को ही लेकर के बात करें, द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू डिमॉन्स्ट्रेट अ सेफ एंड सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द ल्यूनार सरफेस। दिस इज टू अचीव दीज ऑब्जेक्टिव्स लैंडर इनकॉर्पोरेट एडवांस टेक्नोलॉजी। क्या क्या चीज़ें यहाँ पर लगाई गई हैं, जैसे लास्ट जब चंद्रयान 2 हुआ था उसमें हमारे पास में ये सब चीज़ें नहीं थी, हम लोगों ने ये सब नया अभी रिसेंट में फिट किया। रिसेंट का मतलब इस चंद्रयान 3 में हमने इन सारी टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल किया है। क्या क्या किया है, एल्टीमीटर हमने लगाया है, वेलोसिटी मीटर लगाया है, इनर्शियल मेजरमेंट सिस्टम लगाया है, प्रपल्जन सिस्टम लगाया है, नेविगेशन एंड गाइडेंस सिस्टम, हज़ार्ड डिटेक्शन एंड अवॉइडेंस सिस्टम एंड लैंडिंग लेग मैकेनिज्म, जो कि 4 लेग अब बनाया गया, पहले 5 लेग था, अब ये 4 लेग हो गया है। गोल्स क्या हैं, तो गोल्स के बारे में अगर डिस्कस करें, द प्राइमरी गोल ऑफ इंडियाज मून मिशन इज टू एडवांस ल्यूनार एक्सप्लोरेशन। इसरो एम टू कंडक्ट साइंटिफिक रिसर्च एंड मैप इट्स सरफेस। द मिशन कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट। क्या क्या है, एक तो प्रोपल्सन सिस्टम बात कर ही लिए, इसके अलावा लैंडर हो गया और रोवर हो गया। ऑर्बिटर ले जाने की जरूरत नहीं पड़ी है क्योंकि ऑर्बिटर पहले से ही हमारा वहाँ पर मौजूद है, घूम रहा है। चंद्रयान 1 के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया, चंद्रयान 2 के बारे में डिस्कस कर ही लिया, चंद्रयान 3 के बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया कि क्या चीज़ें हैं। सो वाई वॉज द ल्यूनार साउथ पोल चूजन एज लैंडिंग साइट फॉर चंद्रयान। इसके पीछे रीज़न कई सारे हैं। पहला रीज़न, यहाँ पर किसी ने अभी तक लैंडिंग नहीं कराई थी। दूसरा रीज़न, टू स्टडी द ल्यूनार पोलर वोलाटाइल्स विच केमिकल एलिमेंट्स और कंपाउंड आर हियर। कौन से केमिकल कंपाउंड है जो कि मेल्ट या इवेपोरेट हो जाते हैं एट वार्म टेम्परेचर। तो हम लोग बेसिकली साउथ पोल की ही पूरी स्टडी कर रहे हैं। साउथ पोल पर अभी हमारे पास कुछ खास स्टडी देखने को नहीं मिली है। Understanding the distribution on the moon, especially element like hydrogen and oxygen, which could significantly impact future deep space exploration and reduce reliance on Earth for supplies. कल को अगर हमें ये ग्रह, अगर प्लानेट हमारे पास सूटेबल पड़ जाता है, अगर ये लाइफ सर्वाइविंग कंडीशंस रहेगी, तो हम लोग यहाँ पर भी कुछ स्टॉक रख सकते हैं। हम लोग चाहे ऑक्सीजन या फिर फ्यूचर जो स्पेस मिशंस हैं उनके लिए इसे हम लोग एक स्टेशन के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। कितना टाइम लगेगा पहुंचने के लिए, तो यहाँ पर कुछ 42 दिन लगने वाले हैं और ये 42 दिन के अंतर्गत यहाँ से वहाँ तक पहुँच जाएगा। इतना इंपॉर्टेंट क्यों है इंडिया के लिए? पहली बात तो इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये एक बहुत ही वर्ल्ड क्लास मिशन है। इट विल मतलब ये इससे रिकॉग्निशन भी इसरो की बढ़ेगी और साथ ही साथ में जो रिसर्च वगैरह करनी है उसमें भी इंडिया एक पायनियर नेशन के तौर पर निकल करके आ जाएगा। तो ये हम लोगों ने पूरा डिस्कस किया हमारे चंद्रयान 3 के बारे में, क्या क्या पॉसिबल चीज़ें हो सकती थी। अब जरा क्वेश्चन के ऊपर में आते हैं। क्वेश्चन के लिए पूछा गया व्हाट आर द की ऑब्जेक्टिव्स। तो स्ट्रक्चर लिखने के लिए आंसर का तरीका ये होना चाहिए। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में आप स्टार्ट कर सकते हैं कि चंद्रयान मिशन हमारे इंडिया का है क्या। चंद्रयान मिशन, ये चंद्रयान मिशन हमारे अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पीरियड से ही स्टार्ट किया गया था। फर्स्ट मिशन 2008 में देखने को मिल जाती है और फिर अल्टीमेटली एक सीक्वेंस में हमें चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 एंड चंद्रयान 3 देखने को मिल जाती है। अब यहाँ पर एक फ्लो चार्ट भी ड्रॉ करके दिखा सकते हैं कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ चंद्रयान 1, 2 एंड 3। सबके ऑब्जेक्टिव को दिखा सकते हैं, सबके ईयर को यहाँ पर दिखा सकते हैं कि कब कब कौन कौन सी मिशन गई है। और फिर उसके बाद से मेन बॉडी में आ जाएंगे और मेन बॉडी में यहाँ पर हम लोग दिखा देंगे कि आखिर में चंद्रयान 3 का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, किस तरीके से क्या काम करने वाली है। एंड देन हम लोग यहाँ पर इसके जो कंपोनेंट्स वगैरह हैं उनको भी दिखा सकते हैं। सो ये हम लोगों ने पूरा डिस्कस कर लिया। हमारे चंद्रयान से रिलेटेड जो भी बातें थी, जो भी चीज़ें थी, वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है साइबर क्राइम से रिलेटेड। अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और नॉर्मली ये साइबर क्राइम से रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना हमेशा ही रहती है। और अब तो साइबर फ्रॉड वैसे भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। साइबर अरेस्ट का नाम आप लोगों ने अब लगातार न्यूज़ में सुन ही रहे होंगे। तो इन सब चीज़ों को लेकर के ये क्वेश्चन बहुत ही रेलेवेंट बन जाता है और उसका कंटेंट भी ऑब्वियसली रेलेवेंट बन जाता है।
सो क्या चीज़ है क्वेश्चन, साइबर क्राइम्स आर बिग थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी, हाउ कैन अ कंट्री बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम दीज क्राइम, किस तरीके से हम इस साइबर क्राइम से बच सकते हैं। साइबर क्राइम से रिलेटेड एक और क्वेश्चन हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, सेम वही चीज़ यहाँ पर भी लगभग रिपीट होने वाली है। साइबर क्राइम्स पोज अ सिग्निफिकेंट थ्रेट टू नेशन सिक्योरिटी। अब यहाँ पर जब हम लोग लिखेंगे तो वी कैन इन द इंट्रोडक्शन पार्ट आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं साइबर क्राइम की डेफिनीशन को। सो यू कैन स्टार्ट विद द डेफिनीशन ऑफ साइबर क्राइम। साइबर क्राइम के डेफिनीशन से यहाँ पर आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं। फिर इसके बाद से इन सारी चीज़ों को लिख देंगे, जैसे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हो गए, जैसे पावर प्लांट हो गया, इंडस्ट्रीज़ हो गई, ये सब हमारे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि इनके फेल होने से पूरी इकोनॉमिक सिस्टम भी फेल होने के पूरे चांसेस होते हैं। सो जितने भी साइबर अटैकर्स होते हैं वो कोशिश करते हैं इन क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को ही अटैक करने के ऊपर में, क्योंकि इससे पूरे इंडिया का डेवलपमेंट जो है, इंडिया के जो एक कह सकते हैं वर्किंग फंक्शनैलिटी है वो बदल सकती है। दूसरी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। साइबर क्राइम कैन अंडरमाइन द इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ऑफ ए कंट्री बाय स्टीलिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इंगेजिंग इन फाइनेंशियल फ्रॉड एंड डिसरप्टिंग कॉमर्शियल एक्टिविटीज़। इसके अलावा नेशनल डिफेंस को लेकर के भी मैटर हो जाता है, कहीं ना कहीं मिलिट्री इंफॉर्मेशन को भी यहाँ से इलीगल वे में एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है, इनसे प्राप्त कर लिया जाता है, और फिर ऑब्वियसली इलीगल एक्टिविटीज़ में ही काम होने वाला है। पब्लिक सेफ्टी हो गई, या फिर गवर्नमेंट ऑपरेशंस, प्राइवेसी एंड लिबर्टी, इंटरनेशनल रिलेशंस, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं साइबर सिक्योरिटी थ्रेट के अंतर्गत ही आ जाती हैं। इसे क्या आखिर में इन्वॉल्व क्या हो रहा है? सबसे पहले टेक्नोलॉजिकल डिफेंस। हमारे पास जब हम साइबर सिक्योरिटी मेजर्स को लेकर के आते हैं तो हमें कुछ यहाँ पर टेक्नोलॉजिकल डिफेंस सिस्टम बनाने पड़ते हैं, जैसे फायरवॉल हो गया, इंट्रूजन डिटेक्शन हो गया, या इंक्रिप्शंस हो गए, जिसके बेसिस पर अगर मान लो कल को साइबर अटैक वगैरह होता भी है तो हम लोग इसको रोक सकें, हम इस पर कंट्रोल कर सकें, या फिर साइबर अटैक को हम लोग होने से ही प्रिवेंट कर सकें। इसके अलावा लीगल फ्रेमवर्क भी बना सकते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि साइबर सिस्टम को लेकर के हमारे पास में कोई लॉ नहीं था, तो जब लॉ नहीं रहेगा तो अल्टीमेटली हम किस चीज़ पर काम करेंगे। सो एक लीगल फ्रेमवर्क भी बनाने की ज़रूरत है, और हमें एक चार्टर भी बनाने की ज़रूरत है। इसके अलावा इंटरनेशनल ऑपरेशन हो गया, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, अवेयरनेस एंड एजुकेशन, इंसिडेंट रिस्पॉन्स सिस्टम जो सर्ट इनके फॉर्मेट में हमें देखने को मिल जाती है, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट और साइबर सिक्योरिटी वर्कफोर्स डेवलपमेंट हमें ये करना पड़ेगा। इन सारी चीज़ों के बदौलत हम लोगों को अवेयर भी करेंगे, हम अपने आप को प्रिपेयर भी करेंगे, मिटिगेट भी करेंगे, और साथ ही साथ में अगर कोई मतलब लीगल एक्शन लेना भी होगा तो हम उस लीगल एक्शन को भी ले पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें साइबर सिक्योरिटी के अंतर्गत आ जाती हैं। तो लास्ट में कंक्लूड करते हुए आप ये दिखा सकते हैं, by integrating these strategies a country can create a resilient defense system against the threat posed by cybercrime and safeguard its national security। तो ये आंसर हम लोगों ने डिस्कस किया। अब जरा साइबर सिक्योरिटी पे कुछ कंटेंट भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये एक प्रोबेबल क्वेश्चन के ही फॉर्मेट में हो सकता है। सो साइबर सिक्योरिटी रिफर्स टू अ टेक्नोलॉजी। सबसे पहले एक डेफिनेशन हो गई कि साइबर सिक्योरिटी एक टेक्नोलॉजी, प्रोसेस या फिर रूल कह सकते हैं, जिससे हम कंप्यूटर सिस्टम को, कंप्यूटर सर्वर को, नेटवर्क को, प्रोग्राम को, डिवाइसेस को, इन सब चीज़ों को हम लोग साइबर अटैक से बचा सकते हैं। इट एम टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट unauthorized access to data and misuse of technology. India's growing reliance on digital technology, increasing use of internet, lack of awareness, vulnerability, मतलब कुल मिलाकर के जितनी भी हमारे पास में क्रिटिकल चीज़ें हैं, और ये क्रिटिकल चीज़ें आज की डेट में एक दूसरे से कनेक्ट करके रखी हुई हैं, कहीं ना कहीं पूरा सिस्टम एक दूसरे से कनेक्टेड है। जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो रेलवेज़ हो या ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो, मेडिकल सिस्टम हो, इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम हो, पावर ग्रिड हो, सब कुछ हमारा कंप्यूटर से ही कनेक्टेड है, और अगर उसमें कोई तरीके की छिड़खानी हुई तो हमें तमाम तरीके की प्रॉब्लम देखने को मिली जाएगी। हम लोगों ने एक एग्जाम्पल डिस्कस किया हुआ था NTPC वाला महाराष्ट्र का, जहां पर हमारे सिस्टम में सिक्योरिटी फेलियर हो गई थी, और फिर हमारा पूरा सिस्टम आधे घंटे के लिए रुक गया था, और फिर हमारे कंट्री को भी अच्छा खासा नुकसान झेलना पड़ गया था। सर्टीन के रिपोर्ट के हिसाब से लगभग 3.94 सिक्योरिटी अटैक्स हमें देखने को मिल गए थे 2020 में इन इंडिया, एन इंक्रीज ऑफ 63% फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। ऑब्वियसली आगे जाकर के बढ़ने ही वाला है, क्योंकि जितना ज़्यादा लोग धीरे धीरे इन्वॉल्व होंगे इस साइबर सिस्टम के अंतर्गत, उतने ही ज़्यादा यहाँ पर सिक्योरिटी थ्रेट भी हमें देखने को मिल जाएंगे। अभी रिसेंट में एक और एग्जाम्पल हुआ था, गोरखपुर के रामगढ़ताल के एरिया में एक क्रूज़ शिप फंक्शनिंग होती है। उस क्रूज़ शिप की वेबसाइट को लोग हैक करके फिर उसकी टिकट्स को सेल करके इलीगल मनी बनाया गया था। तो बाद में इस चीज़ को देखा गया, इस चीज़ को फिर जब इन्वेस्टिगेट किया गया
तो फिर जो यहाँ पर साइबर अटैकर्स थे उनको फिर अरेस्ट कर लिया गया था। इस तरीके की सिचुएशन छोटी और बड़ी हमेशा देखने को मिलती रहती है। तो कई तरीके के हमें साइबर थ्रेट देखने को मिल जाते हैं, जैसे साइबर क्राइम के फॉर्मेट में जहाँ क्रिमिनल एक्टिविटीज़ वगैरह इन्वॉल्व होती है, जिसमें फाइनेंशियल गेन का मेन काम होता है। साइबर एस्पियोनेज होती है। एस्पियोनेज में क्या है कि नॉर्मली कंट्री के जो स्पाइज वगैरह होते हैं या फिर कंट्री के जो सीक्रेट्स होते हैं उनको चुराने की कोशिश की जाती है। जैसे हम लोगों ने देखा था कि चाइनीज़ एक हैकिंग ग्रुप है, इन्होंने सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक के बीच में जो भी कोरोना वैक्सीन को लेकर के कंपोजिशन शेयर की गई थी वो यहाँ चुराने की कोशिश की गई थी। इसके अलावा साइबर वॉरफेयर भी होती है इंटरनेशनल लेवल पे। जैसे अब कंट्री कभी भी ये नहीं चाहती है कि वो युद्ध लड़े ऑन ग्राउंड या फिर ऑन एयर या फिर ऑन वाटर, क्योंकि अब सिस्टम साइबर सिक्योरिटी का और साइबर सिक्योरिटी के बेसिस पर कंट्री को पूरी तरीके से तबाह किया जा सकता है। सो इसलिए अब हमें कभी फ्यूचर में आर्मी, नेवल फोर्सेज या एयर फोर्सेज का इस्तेमाल उतना देखने को नहीं मिलेगा जितना ज़्यादा हमें साइबर सिक्योरिटी थ्रेट देखने को मिल जाती है। इनफैक्ट कई सारी ऐसे कंट्री है जहाँ पर हमें साइबर वॉरफेयर देखने को मिल भी रही है, और कई सारी ऐसी कंट्री हैं जो इस चीज़ को इग्नोर भी कर रखी हैं कि इतना कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, बिकॉज द कंट्री इज़ नॉट दैट डेवलप्ड। तो कहीं ना कहीं अभी भी जो ट्रेडिशनल वॉरफेयर सिस्टम है वही हमें देखने को मिल जाता है। लेकिन जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं जैसे चाइना हो गया, यहाँ पर हमें साइबर वॉरफेयर टाइप की कंडीशंस देखने को मिल जाती हैं। एंड दिस इज़ द फिफ्थ डायमेंशन ऑफ वॉरफेयर, जहाँ लैंड, ओशियन, एयर और स्पेस के बाद में 5वीं डायमेंशन बनते जा रही है। इसके अलावा साइबर टेररिज्म है ही। साइबर टेररिज्म में होता क्या है कि जो भी आम बंदा है वो उसके पैटर्न को नोटिस करते हैं। जैसे मान लो कि कोई एक टेररिस्ट ग्रुप है, वो फिर बंदों को हाईलाइट करके रखेगा, रेड फ्लैग करके रखेगा और उनके फिर जो एक्टिविटीज़ है उनको चेक करेगा, उनके लाइक्स, डिसलाइक्स, कमेंट्स, उनके फीड्स, इन सब चीज़ों को नोट किया जाता है और फिर उसके बेसिस पर माइंड वॉश किया जाएगा और अल्टीमेटली इन लोगों को साइबर टेररिज्म में इन्वॉल्व कर लिया जाता है। क्या तरीका होता है? तरीका अपनाने के लिए बड़े सिंपल होते हैं। या तो मेलवेयर अटैक कर दो, यानी कंप्यूटर में अलग अलग तरीके से या तो वायरस भेज दिया जाता है जेपीजी के फॉर्मेट में, या फिर ट्रोजन्स भेजे जाते हैं, या फिर स्पाईवेयर, रैंसमवेयर, या फिर एडवर्टाइजमेंट के ज़रिए या बॉटनेट के ज़रिए। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि मोबाइल पर एपीकेज एप्लीकेशंस आती हैं, लेकिन ये लिख देता है कि वो प्ले स्टोर पे अवेलेबल नहीं है, आपको इंटरनेट से जाकर के डाउनलोड करना पड़ेगा। सो जो इंटरनेट से जाकर डाउनलोड करते हैं दे आर एक्चुअली ट्रोजन्स। वो एक ट्रोजन के फॉर्मेट में होते हैं या फिर वो बॉटनेट के फॉर्मेट में होते हैं। इसके अलावा एसक्यूएल इंजेक्शन होती है। एसक्यूएल एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है और ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वेबसाइट से या किसी न किसी के ज़रिए अल्टीमेटली यहाँ पर इंजेक्ट कर दी जाती है, वहाँ पर कोड लिख दिया जाता है और फिर वो जैसे ही सिस्टम में आता है वैसे ही आपके सिस्टम को करप्ट कर देता है। कई बार आप लोगों ने देखा होगा सिस्टम हैक हो जाता है, हैक होने के बाद में बिटकॉइन की डिमांड की जाती है कि इतना बिटकॉइन दो, तब जा करके आपके सिस्टम को ओपन किया जाएगा। इसके अलावा फिशिंग पेज वगैरह होते हैं। फिशिंग पेज के बेसिस पर आपकी जो भी लॉगिन आईडी, पासवर्ड्स वगैरह होते हैं, जो प्राइवेट डिटेल्स होती है, वो फिर कॉपी कर लिया जाता है और फिर आपका जो भी बैंक अकाउंट है वहाँ से पैसे निकाल लिए जाते हैं। मैन इन मिडिल अटैक हो गया। बीच में बंदा होता है, जब भी इन्फॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह पर जाती है डिजिटल फॉर्मेट में, तो बीच में ही अटैक कर लिया जाता है मिडिल मैन के द्वारा और फिर जो भी इन्फॉर्मेशन उसको ले लिया जाता है। जैसे कोई भी पासवर्ड वगैरह होती है तो वो जब ट्रैवल कर रही होते तो बीच में ही मिडिल मैन अटैक कर लेते हैं और उस पासवर्ड को हैक कर लेते हैं। इसका तरीका होता है कि आप इंक्रिप्शन सिस्टम का इस्तेमाल करें कि जब भी आप यहाँ पर कोई भी पासवर्ड डालें, ABCD जो भी आप डाल रहे हैं वो इंक्रिप्ट हो जाती है, दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसलेट हो जाती है और फिर उस इंक्रिप्शन को हमें जहाँ पर रिसीवर है वो रिसीव करेगा और फिर उसको जब मतलब पासवर्ड वगैरह डालेगा तो फिर वो डी इंक्रिप्ट होती है। कई बार आप लोगों ने हो सकता है इस चीज़ को नोटिस भी किया होगा, जैसे आप लोगों ने ईमेल वगैरह देखा होगा, ईमेल वगैरह आती है, ईमेल वगैरह पे आपको देखने को मिल जाता होगा कि पासवर्ड प्रोटेक्टेड फाइल होती है। पासवर्ड प्रोटेक्टेड इसलिए होती है, मान लो आपने पासवर्ड प्रोटेक्टेड फाइल को हैक कर लिया और उसमें पासवर्ड जब आप डालेंगे तो आपको बड़ा अजीब सा ही देखने को मिलेगा अगर वो रॉन्ग पासवर्ड होता है तो, क्योंकि वो पासवर्ड एक्चुअली डी इनक्रिप्ट करता है पूरे डॉक्यूमेंट को। तो डी इनक्रिप्ट करने के लिए ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड फाइल इस तरह इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक भी होती है, रैंसमवेयर अटैक होती है और साइबर थ्रेट इवोल्यूशन भी होते हैं। क्यों ज़रूरत है आखिर में हमारे यहाँ पर साइबर सिक्योरिटी की? देखिए, हमारे यहाँ नहीं, हर एक कंट्री को साइबर सिक्योरिटी की ज़रूरत है, क्योंकि अब साइबर थ्रेट का नेचर जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। कहीं ना कहीं अब साइबर, देखिए, डिजिटल अरेस्ट अब हमें देखने को मिल रही है, साइबर क्राइम देखने को मिल जाती है, तमाम तरीके की चीज़ें होती हैं। जैसे मान लो किसी का मोबाइल ही है, मोबाइल के ज़रिए अब जैसे तमाम वेबसाइट्स हैं जो कि आप अपने नंबर को, अपनी आवाज़ को, सब कुछ बदल के, अपनी लोकेशन तक को बदल करके आप किसी को कॉल कर सकते हैं। सो आप किसी लोकेशन को बदल करके कॉल कर रहे हैं, सामने वाले को आप थ्रेट दे रहे हैं या फिर आपसे उनसे
पैसे की डिमांड कर रहे हैं, रैंसमवेयर मांग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ साइबर सिक्योरिटी, साइबर थ्रेट के ही अंतर्गत आ जाती है। इसके अलावा नेचर के ऊपर भी होता है, कई सारे नक्सल्स हो गए या फिर जितने भी इंटरनल सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स हैं या फिर इंटरनेशनल टेररिस्ट ग्रुप हैं, ये सब अपने रिक्रूटमेंट भी करते हैं। रिक्रूटमेंट करने के लिए फिर वही जितने भी सोशल मीडिया साइट्स होती हैं उनको वो प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए, लोगों के नेचर को रीड करने के लिए ये सब चीज़ें यहाँ पर भेजे जाते हैं और फिर अल्टीमेटली लोगों की रिक्रूटमेंट भी की जाती है। और इसके लिए वो साइबर क्राइम, ठीक है, रैंसमवेयर और मिसयूज़ ऑफ एआई, ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। हाई लेवल ऑफ वल्नरेबिलिटी हमें देखने को मिल जाती है। जैसे एम्स में भी आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पर पेशेंट का डेटा हैक कर लिया गया था, यहाँ पर भी एक साइबर सिक्योरिटी अटैक हुआ था और इनका जो रजिस्ट्रेशन सिस्टम होती है फेल हो गई थी कुछ समय के लिए और फिर यहाँ पर भी बहुत अफरा तफरी मच गई थी। यूज्ड बाय टेरर ऑर्गेनाइजेशन, इम्पैक्टस तो डिजिटाइजेशन हो गया, इंटरफेस ऑफ पब्लिक सर्विसेज, तो तमाम तरीके की हमें प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को मिल जाती है। 2020 में अगर देखें तो हमारे पास जो परसेंटेज है 11.8% हमें मतलब इंक्रीज़ होता हुआ देखने को मिला था और 5.9% हमें इंक्रीज़ देखने को मिलता है 2021 में। सो मेजर टाइप ऑफ साइबर क्राइम इन इंडिया आर केसेज रिपोर्टेड अंडर कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंसेस फॉलोड बाय फ्रॉड एट 26.4%। ये डेटा है, जरा डेटा आप लोग याद रखिएगा क्योंकि कहीं ना कहीं डेटा इस्तेमाल हो जाता है एंड विल हेल्प यू इन मेकिंग योर आंसर मोर टेक्निकल आंसर। तो इस पीडीएफ को भी डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल से, वहाँ जा करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी भी गई, और इस डेटा को याद कर लीजिएगा क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत रेलेवेंट होती हैं। जैसे साइबर वगैरह हो गया, ये बहुत कॉमन सी चीज़ है, चाहे वो एसए का पेपर हो या फिर जीएस पेपर 2 का क्वेश्चन हो, पेपर 3 का क्वेश्चन हो या फिर आपके एथिक्स का पेपर हो, हर जगह पर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है और साइबर से रिलेटेड क्वेश्चन तो आने ही आने हैं, दिस इज़ फॉर श्योर। तो डेटा याद कर लेंगे तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट हो जाएगा। क्या लीगल मेजर्स लिए गए हैं? अब तो खैर कई तरीके के लीगल मेजर्स हो गए हैं, जैसे आईटी एक्ट हमारे पास में हो गया, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, इसके अलावा नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी, नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल जाती हैं। थोड़ा थोड़ा अगर इनके बारे में डिस्कस करें, हालांकि देखिए जब हमारे पास में पेपर नंबर 2 में क्वेश्चन आते हैं साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड, तब हम लोगों को ये सारी चीज़ें लिखनी होती है। पेपर नंबर 3 में सब चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है। पेपर नंबर 3 के आंसर को तो हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया है कि कैसे इसको लिखना है। आईटी एक्ट के बारे में अगर बात करें, सो आईटी एक्ट 2000 ये हमारा पहला एक तरीके से बोल सकते हैं कि डिजिटल फॉर्मेट में क्या क्या चीज़ है उसको लेकर के एक्ट बनाया गया था। 66 से जो यहाँ का सेक्शन था उसको नल एंड वॉइड किया जा चुका है, लेकिन बाकी सारा जो एक्ट है अभी भी वो सही, अभी भी वहाँ पर काम कर रहा है और ये अभी फिलहाल के लिए साइबर क्राइम को रोकने का सबसे बढ़िया और सबसे बड़ा एक्ट हमें देखने को मिल जा रहा है। 2023 में फिर हमें डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट देखने को मिल जाती है, जहाँ पर जो पर्सनल इंडिविजुअल राइट्स हैं, जो डिजिटल राइट्स हैं, उनको यहाँ पर प्रोटेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। सो दिस इज राइट टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन अबाउट प्रोसेसिंग, द राइट टू सीक करेक्शन एंड इरेजर ऑफ पर्सनल डेटा एंड नॉमिनेट अनदर पर्सन टू एक्सरसाइज राइट्स इन द इवेंट ऑफ डेथ और इन कैपेसिटी। जो भी आपका पर्सनल डेटा जो इंटरनेट पर मौजूद है उसको वाइप आउट करने के लिए, इरेज करने के लिए ये पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट लेकर के लाया गया था। इसके अलावा डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी और साइबर सिक्योरिटी भी एक्ट है जिसको आप लोग रीड कर सकते हैं। फिर हमारे पास इंस्टीट्यूशनल मेजर्स भी कई सारे देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर एक बनाया गया है, नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर बनाया गया है, डिफेंस साइबर एजेंसी, इसके अलावा सॉट इन बनाई गई है, साइबर स्वच्छता केंद्र है, नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर है, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर है और इस तरीके से हमारे पास में अलग अलग यहाँ पर हम लोगों ने सेंटर बना करके रखे हुए हैं जो कि साइबर सिक्योरिटी को ट्रेस करती है। साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड जो जो बातें हैं, अटैक को जो जो बातें हैं, उन सब चीज़ों को ट्रेस करके उस पर जो भी लीगल एक्शंस लेना होता है वो लीगल एक्शन लिया जाता है। तो इसके लिए हमारे पास में एक पूरी अच्छी खासी मैकेनिज्म हमें देखने को मिल जाती है। ये हमारी पूरी की पूरी इंस्टीट्यूशनल मेजर्स हैं जिनके बेसिस पर अल्टीमेटली हम लोग इन साइबर सिक्योरिटी को ट्रैक करते हैं और उसके अगेंस्ट में काम करते हैं। कुछ और भी हमारे लीगल मेजर्स हैं, जैसे कि चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर, साइबर ऑडिटिंग, साइबर क्राइम प्रिवेंशन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन स्कीम, ये सारी चीज़ें भी लगा करके रखी गई हैं। तो इन्हांसमेंट के लिए सिंपल हम यही कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं लोगों को अवेयर करने की ज़रूरत है, साइबर इंश्योरेंस करने की ज़रूरत है, लेजिस्लेटिव रिफॉर्म, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, अवेयरनेस प्रोग्राम, ये सब चीज़ें चलाने की ज़रूरत है जिससे कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस हो और जब अवेयर रहेंगे तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को फिर उतना मतलब सही तरीके से टैकल किया जा सकता है। सो ये हम लोगों ने पूरा डिस्कस किया हमारे साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इस पर हमेशा क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन इंडिया सिक्योरिटी फोर्सेज बी स्ट्रेंथेंड, गिव योर सजेशन। अब इंडिया के जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, ये इंटरनल सिक्योरिटी का क्वेश्चन है। सिक्योरिटी फोर्सेज जैसे कि हमारे पास में
हमारे पैरामिलिट्री सर्विसेज हो गई, जैसे CISF हो गई, SSB हो गई, CRPF हो गई, BSF हो गई, असम राइफल्स हो गए। तो ये जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, हमें इनको कैसे स्ट्रेंथन करना है, इस पर मेन क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आप पहले तो डिफाइन कर सकते हैं इंडिया के सिक्योरिटी फोर्सेज क्या क्या है। इसके अलावा इंडियन कोस्ट गार्ड भी एक फोर्स है जिसको आप लोग यहाँ पर ऐड कर लीजिएगा। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, मॉडर्नाइजेशन, इंटरनल एजेंसी कोऑर्डिनेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्या कर सकते हैं हम, जो भी इनके इक्विपमेंट्स वगैरह दिए जा रहे हैं उनको मॉडर्नाइज करने की ज़रूरत है, ट्रेनिंग को इन्हेंस करने की ज़रूरत है, इंटेलिजेंस शेयरिंग हो गई, साइबर सिक्योरिटी मेजर्स हो गए, साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग, इंटरनल एजेंसी कोऑर्डिनेशन, पॉलिसी डॉक्ट्रिन डेवलपमेंट, वेलफेयर ऑफ पर्सनल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल जाती हैं। अब देखिए इसमें जो स्ट्रेंथनिंग करनी है, स्ट्रेंथनिंग करने के लिए नाम से ही हालांकि समझ रहे हैं कि इक्विपमेंट जितने भी होते हैं उनको मॉडर्नाइज करने की ज़रूरत है, क्योंकि अब जो थ्रेट है वो बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी लेकर के घूम रहा है। तो उन एडवांस टेक्नोलॉजी को काउंटर करने के लिए अगर हम वही पुरानी घिसी पिटी टेक्नोलॉजी को लेकर के चलेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। तो मॉडर्नाइज करने की ज़रूरत है, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स लेकर के आने की ज़रूरत है, सेफ्टी पर काफ़ी ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसके अलावा ट्रेनिंग बढ़ानी है, इंटेलिजेंस शेयरिंग करनी है, साइबर सिक्योरिटी और साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग भी हमारे लिए एक बड़ा पार्ट रहेगा। तो ये हम लोगों ने डिस्कस किया, बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन था, आसान सा ही क्वेश्चन था। नेक्स्ट हमारे पास है इंडियाज स्टैंड ऑन द इशू ऑफ न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो नॉर्मली पूछा ही जाता है, मतलब है तो बेसिक कि इंडिया की क्या पॉलिसी एक तरीके से है न्यूक्लियर पॉलिसी को लेकर के। सो एक क्वेश्चन नॉर्मली ऐसा रहता ही है। अब ये आंसर आप डायरेक्टली मैं कहूँगा कि याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन इधर उधर करके लैंग्वेज बदल करके पूछा ही जाता है। सबसे पहले हम लोग न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन को हम लोग यहाँ पर डिफाइन कर देंगे। सो इंडियाज स्टैंड ऑन द इशू ऑफ न्यूक्लियर proliferation is characterized by a commitment to universal, non-discriminatory and verified nuclear disarmament। हम लोग यहाँ पर नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी बना करके रखे हुए हैं कि हम पहली दफ़ा हम लोग न्यूक्लियर को इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन अगर कोई इस्तेमाल करता है देन ऑब्वियसली वी विल डिस्ट्रॉय दैट। फिर स्टेप बाय स्टेप डिसआर्मामेंट है, हम स्टेप बाय स्टेप करके डिसआर्मामेंट कर रहे हैं। कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट, इंडिया जो है इस पर निगोसिएशन को जो है सपोर्ट करता है। फिसाइल मटेरियल कट ऑफ ट्रीटी, अब इंडिया जैसे फिसाइल मटेरियल जितने भी होते हैं जो एक तरीके से काफ़ी वैसे तो विध्वंसक होते हैं, काफ़ी ज़्यादा डिजास्टर्स होते हैं, सो इन चीज़ को मतलब इसको कट ऑफ करने के लिए भी यहाँ पर इंडिया जो है कमिट कर रहा है। इसके अलावा ग्लोबल एफर्ट्स, इंडिया ने कई सारी चीज़ों को मतलब नहीं एक्सेप्ट किया है, जैसे कि NPT नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी हो गई, इसके अलावा CTBT हो गया, कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी। इन सबको इंडिया कहीं ना कहीं नहीं एक्सेप्ट करता है, क्योंकि ये बायसनेस शो करते हैं। जो नॉन बायस्ड है उसमें इंडिया बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, जैसे केमिकल वेपन बैन ट्रीटी है तो केमिकल वेपन्स को नहीं यूज़ करता है इंडिया, बायोलॉजिकल वेपन को यूज़ नहीं करता है। प्लस जितने भी यहाँ पर वेपन्स हमारे पास रखे गए इन सारे वेपन्स को कहीं ना कहीं एक बहुत जिम्मेदारी भरा कह सकते हैं रिस्पॉन्सिबल तरीके से इसको हैंडल करने का भी एक यहाँ पर इंडिया ने एक आश्वासन दे रखा है वर्ल्ड को। कहीं ना कहीं इंडिया दिखाता है कि इंडिया इज़ अ वर्ल्ड ऑफ पीस एंड बुद्ध की कंट्री है। तो कहीं ना कहीं हम लोग ये शो भी करते हैं कि जो न्यूक्लियर है दिस इज़ जस्ट फॉर आवर सेफ्टी, ये हमारे सेफ्टी के सिर्फ है। हम कभी भी इसको अटैक या फिर हम कभी भी इसको एक फॉरवर्ड नीति के तौर पर नहीं लेते हैं। हम हमेशा एक डिफेंस के लिए ही केवल और केवल यूज़ करते हैं और सिविल पर्सपेक्टिव के लिए ऑब्वियसली यूज़ करते हैं। तो हम लोगों ने पूरा डिस्कस कर लिया। हमारे पास में जितने भी क्वेश्चंस थे हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस या फिर ये हमारे पास इंटरनल सिक्योरिटी और साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट, इकोनॉमी से रिलेटेड, तो हम लोगों ने डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे जो क्वेश्चंस हैं उनको फिर डिस्कस करेंगे। इस PDF को आप डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, ज्वाइन करके डाउनलोड कर सकते हैं।